और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं जो 11th एंड 12th के बच्चे जो कॉमर्स में, मैं वो सभी को एसपी एंड ओसीएम पढ़ाता हूँ। और दोस्तों आज का ये जो लेक्चर है आप सभी के लिए हम लाए हैं, और वो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 12th ओसीएम के बच्चों के लिए। तो जितने भी ओसीएम वाले जल्दी से जल्दी इस लेक्चर पे आ जाओ। आज आपको इस लेक्चर में बहुत मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि ये है लेसन नंबर 6। और लेसन नंबर 6 का नाम क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये एक नया लेसन का आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो इसी बात पे इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो और बोलो भाई लेसन नंबर 6 की शुरुआत का पहला लेक्चर आ चुका है। और पहला लेक्चर का अगर आप फ्लो मिस कर जाओ तो फिर आगे कंटिन्यू करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस हो सकती है, लेकिन अगर आप हमारे साथ ही चलोगे तो शायद आपको और इजीली मजा आ जाएगा सब कुछ। मे भी आप सभी के पोर्शंस ऑलरेडी कॉलेजेस में आपके हो चुके हो, लेकिन ये एक तरह का काइंड ऑफ रिवीजन है। और शायद ये कुछ बच्चों का पहला ही लेक्चर होगा क्योंकि उन्हें कॉलेज में कुछ सिखाया ना गया हो। ऐसा हो सकता है, काफी ऐसी जगह होता है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन ना लो, ये एक लेक्चर देख लेना, हमारे सारे लेक्चर्स देख लो। इनफैक्ट आपका काम पूरी तरह से हो जाएगा। भले ही आपको कॉलेज में समझे, भले ही आप किधर और क्लासेस जाते हो, लेकिन हमसे पढ़ के आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो लेसन का नाम क्या है यार? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, पहले तो आप ये लेक्चर के ना हेड पॉइंट्स देखो। आज हम कितने हेड पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाले? 12। ठीक है, यहां पे 12 है टोटल, और यहां पे है अपना 6, मतलब 18, 28 और 38 हेड पॉइंट्स आज अपन इस लेक्चर में पढ़ने वाले। मजाक से हटके 38 हेड पॉइंट्स। बच्चा अगर सर यहाँ 5 याद नहीं होता तो मैं एक साथ 38 करा रहे हो। मैं यही कह रहा हूं, ये लेसन उस बच्चे का बहुत अच्छा जाएगा जिसको इंग्लिश फ्रेमिंग में कोई दिक्कत नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ हेड पॉइंट्स भी मिल गया ना, उसके अंदर वो अपने मन से लिख के आ जाएगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है तो ये लेसन आपके लिए दोस्त, आप एकदम एग्जाम में फाड़ कर आओगे। एग्जाम में मिनिमम 4 मार्क का क्वेश्चन ये लेसन से आता है फॉर श्योर। लेसन का नाम मेरे साथ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट समस्या आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर। स्टार्ट करें, फोकस करोगे यहाँ पे। 38 हेड पॉइंट्स है, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 20 से 22 मिनट के अंदर ये छोटा सा लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, आपको नजारे दिला दूंगा। ठीक है, चलेगा? पक्का? डन। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिंदी का अर्थ है कर्तव्य। दोस्तों आप सब कॉलेज जाते हो, आप सब किधर क्लासेस भी जाते होंगे। ये आपकी जो कॉलेज की फीस है, कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स ही पे करते होंगे। हार्डली कोई एक आध बच्चा होगा जो खुद से मेहनत करके बिकॉज ऑफ फैमिली कंडीशन वो पे करता होगा, लेकिन हार्डली कोई ऐसा कोई बच्चा होगा जिसके पेरेंट्स पे नहीं करते होंगे, या जो भी भाई बहन सिस्टर सब फैमिली। ठीक है, ये उनने आपके लिए पेमेंट तो कर दी। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप कॉलेज में जब जा रहे हो, आप 12th में जब जा रहे हो, आप अच्छी तरह से अच्छे परसेंटेज लेकर आओ और उनको दिखाओ कि लो यार आपने जो पैसे मेरे पे लगाए थे, मेरी स्कूलिंग पे, एजुकेशन पे, वो वेस्ट नहीं गया। ये क्या है? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, भले अब हम ऐसा नहीं कर पा रहे, लेकिन ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट दोस्तों? जैसे ही दोस्तों हम अपने देश के नागरिक हैं, हम इंडिया में रहने वाले लोग, हम इंडिया के लिए कुछ भी कर सके, हमें कुछ भी करने पड़े, हमें कोई बोले कि तुझे इंडिया के लिए मर भी जाना है, तो हमें ये अपना क्या है भाई, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, ये हमारा भारत माता है। ठीक है, अब ये सब क्या था? ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन। अब वैसे ही दोस्तों जब हम इन्वायरमेंट में देखते हैं, जब आप आपके आजू बाजू ऐसे बिजनेसेस देखते हो, तो दोस्तों ये जो बिजनेस है ना, ये आप सभी की वजह से चलता है। जैसे सोचो ना यार, मैं मार्केट में अगर कुछ बेचने की इच्छा रखता हूं, या मैं कुछ बिजनेस करना की इच्छा रखता हूं मार्केट में, पर अगर कोई मुझसे खरीदेगा ही नहीं, तो भाई मेरा बिजनेस बढ़ेगा कैसे? मेरे को ये बताना, मेरा मार्केट चल कैसे रहा है, मेरा बिजनेस चल कैसे रहा है? क्योंकि मेरे पास कस्टमर्स आ रहे हैं। ये कस्टमर्स ही अगर मेरे पास आना बंद कर दिए तो मेरा बिजनेस चलेगा कैसे? देखो यार, कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो यार, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन, रतन टाटा, अडानी सर, ठीक है, मुकेश अंबानी, जो तुम्हें नाम याद आता है, नाम याद आता है, ये किसके वजह से चलते हैं? कस्टमर्स के वजह से, हम लोगों के वजह से। भाई हम ही इनके कस्टमर है ना, है कि नहीं? बता दो। तो ये अपने वजह से चलते हैं, ये अपने वजह से इतने आगे हैं। अगर सोचो अपन इनका कुछ सामान नहीं लेंगे तो ये इतना आगे बढ़ पाएंगे क्या? चांस ही नहीं है। तो ये जो बिजनेसमैन है ना, इनको ये चीज पता है, अगर वो कस्टमर्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये कस्टमर्स अगर चले गए ना तो भारी पड़ जाएगा। कस्टमर्स आर द किंग। ठीक है, तो किंग है ना, किंग का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप कस्टमर्स का ध्यान नहीं रखोगे, चलो भाई चलता हूँ, तेरे से नहीं लूंगा सामान, किसी और से ले लूंगा, तू अकेला थोड़ी। कस्टमर ऐसा कर सकता है कि नहीं? आप भी करते हो कि नहीं? तो बिजनेस की ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां पे वो लोग वर्क करते हैं, उनका जहां पे भी सराउंडिंग होता है, या जहां तक वो हो सके
मदद करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप मदद करोगे आपको उस चीज के फायदे होंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सोसाइटी के लिए आपने, देखो यार एक बिजनेस है ना, बिजनेस का मोटिव क्या है, 11th में सीखा था, प्रॉफिट मोटिव है। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट मोटिव ही है क्या? मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे बिजनेस आए हैं मार्केट में जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते थे। एक साल प्रॉफिट कमाया, दूसरे साल प्रॉफिट कमाया, तीसरे साल भी प्रॉफिट कमाया, चौथे साल से वो बिजनेस चल ही नहीं पाया, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए कुछ किया नहीं। उसने पैसे भले ही कमा लिए, लोग उसको ऐसी नजर से देखते थे, अबे जा रे चोर, बिजनेसमैन, हमारा पैसा लेके सिर्फ बिजनेस करने आए, तू सोसाइटी के लिए कभी कुछ सोचेगा नहीं। जैसे दोस्तों आपको बता दूं, मैं अपने देश में जैसे कुछ ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती तो अपने देश के लोग ना हमेशा सबसे पहले पता है किस पे देखते हैं, एक्टर्स एंड एक्ट्रेस पे देखते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन पे देखते हैं, और ये बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस उस पे देखते हैं कि ये कुछ डोनेशन करेंगे कि नहीं, देखते हो कि नहीं। तो ये जो डोनेशन है ना, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आया? पता चला? और लोग क्यों देखते हैं, कस्टमर्स इसलिए देखते हैं कि भाई हमारे वजह से तुम इतने बड़े बने हो, और जब हमें एज अ सोसाइटी, पूरी इन्वायरमेंट को जब तुम्हारी नीड है और तुम पीछे हट रहे हो गया ना, नेगेटिव इंपैक्ट हुआ कि नहीं। तो इसके लिए जब आप ये लेसन आपके बुक में इसके लिए कि यार तुम कभी कभी किसी कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हो, कभी खुद का बिजनेस खोलते हो, या छोटा हो बड़ा बिजनेस हो, बिजनेस बिजनेस होता है, तो तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें सोसाइटी के लिए कुछ करना है। ये लेसन उसके लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस कर रहे हो ना, देखो यार बिजनेस पता है क्या, ड्रग्स बेचना भी एक बिजनेस है, वेपन्स जो इलीगल वेपन्स है उसको बेचना भी एक बिजनेस है, लेकिन क्या वो एक सोशल ऑब्जेक्टिव वाला बिजनेस है क्या? नहीं ना। बंदूक ले भाई, बंदूक जा उड़ा दे उसको, बिजनेस, हाँ बंदूक का पैसा देना भाई, ये बिजनेस होता है क्या? बिजनेस तो है भाई, लेकिन क्या आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो? नहीं ना। तो वो गोली से अगर किसी की मौत होगी तो जो उसके पेरेंट्स से जो बदवा लगी वो आपको लगेगी, नहीं लगेगी? नहीं, बता दो। तो ये क्या, बिजनेस तो जरूर है लेकिन अच्छा काम नहीं है भाई, सोशल काम भी करो। जैसे तुम्हें बता दो, एक कंपनी है, नाम नहीं लूंगा, वो ना सिगरेट्स बनाती है, ठीक है। अब वो जो कंपनी ना, अपार्ट फ्रॉम सिगरेट या अपार्ट फ्रॉम टबैको बिजनेस, बाकी जो बिजनेस है ना उनका बहुत सारे सेक्टर में, मतलब समझ रहे हो, और वो सारी सेक्टर जो है ना हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए उसमें काम करती है। मतलब सोचो, एक बिजनेस मारने के भी कुछ चीजें प्रोवाइड करती है, जिंदा रखने भी कुछ चीजें प्रोवाइड करती है, एक ऐसी कंपनी है, ठीक है। चलो, अब वो लोग ने ऐसा क्यों करा? सिगरेट से नाम जो खराब हो रहा है, इधर से बचाएंगे, अच्छा काम करके बचाएंगे, अच्छा बिजनेस करके बचाएंगे। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ये भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मुझे पता है जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हें एक फ्लो सेट करना जरूरी है, क्योंकि अब देखो, अब मेरी बातों से ना ये जो हेड पॉइंट्स है ना, ये अब तुम अपने आप से लिखोगे, बस तुम्हें ये हेड पॉइंट्स आना चाहिए अपने दिमाग में, ठीक है। अपने मन से हेड पॉइंट लिखो, कोई बात नहीं। चलो ये देखो अभी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस होता गया आपकी बुक में, refers to its obligation to take those decisions and perform actions which are desirable in terms of objective and the value of society। आप जब काम कर रहे हो तो एक ऐसा काम करो जो डिजायरेबल है, जो सोसाइटी को चाहिए भी, और जब आप कोई एक्शन लेते हो तो वो ऐसा बिजनेस करो जो एक सोसाइटी के लिए भी एक अच्छा वैल्यू दे उन्हें। वैल्यू यानी कि उनसे कुछ अच्छा सीखो आप, है ना। नहीं तो एक बिजनेस समझो ना यार, गोल्डी भाई, मेरा नाम गोल्डी है, ठीक है, मेरा मतलब निकनेम, तो मैं एज अ गोल्डी में एक इलीगल वेपन सेलिंग कंपनी बनाता हूँ, इलीगल वेपन्स को मैं वहाँ पे एस्टेब्लिश करता हूँ और मैं ये बच्चों में बांटता हूँ। आओ दिवाली पे यही चला ना तुम लोग, आओ भाई हैप्पी दिवाली, AK-40 सेंस बनता है क्या? नहीं ना। मैं भले ही बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन क्या मेरा वैल्यू टू द सोसाइटी, मैं बच्चों को कुछ अच्छी चीजें सिखा रहा हूँ क्या? नहीं ना। इंस्टेड मुझे उनको दिवाली का वो पटाखा वाला गन देना चाहिए था, ठीक है, मैंने क्या दे दिया, AK-47, उड़ा भाई उड़ा, ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो अभी यहाँ पे नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत डार्क लेक्चर हो जाएगा गाइस। हाँ, नीड फॉर सोशल, भाई ये सब एग्जांपल है, ठीक है, तो बुरा नहीं मानना। चलो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक वैल्यू वाला बिजनेस कैसे होता है, एक बिजनेसमैन को क्या सोच के साथ बिजनेस करना है। प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, सबको कमाना है, लेकिन साथ ही साथ तू सोसाइटी को नुकसान मत कर भाई, ठीक है, परफेक्ट। चलो, नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। ये जो बिजनेस वाले हैं ना दोस्तों, ये ट्रस्टीशिप का रोल प्ले करते हैं। जब कुछ इन्वायरमेंट में कुछ गलत हो जाता है, हम एज अ कस्टमर्स, हम एज अ जो जिन्होंने उनको इतना आगे बढ़ाया है, हम उनकी तरफ ही देखते हैं। कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, जैसे समझो एक इंडिया में, नहीं इंडिया, चलो यार कोई भी एक नेशन है, उसके वहां पे पर्टिकुलर कोई एरिया में कुछ भी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो वहां पे उस चीज को ठीक करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ऐसा कभी ना हो, लेकिन अर्थक्वेक आ गया फॉर एनी रीजन, फॉर बाय गॉड ग्रेस, अब लेकिन अब उसको ठीक तो करना पड़ेगा। जो उसके बाद अर्थक्वेक के बाद का सिचुएशन, कितने लोगों की डेथ हो गई, इंजर्ड हो गए, उनको
ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तो ये ट्रीटमेंट में ना खर्चे बहुत लगते हैं। तो जैसे ऐसे कुछ सिचुएशन होना, तो हम ये ट्रस्टीशिप यानी कि कौन, जो बिजनेस का ओनर है, हम उनकी तरफ देखते हैं, भाई बचा ले भाई, तू ही है एक सहारा, हमारी वजह से तू इतना ऊपर पहुंचा है। बड़े बड़े बिजनेस की तरफ देखते हैं, सिर्फ बड़े बिजनेस नहीं, छोटे बिजनेस वालों को भी हम देखते हैं, वो आके सपोर्ट करते हैं उनके लोकल एरिया में, तो उनका नाम हो जाता है, होता है कि नहीं। चलो फिर क्या, चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज से कुछ साल पहले जब हम टाटा इतना सुनते हैं ना, तो टाटा के पास जितना भी पैसा था वो उनने सभी डोनेट कर दिया था। जैसे आप समझो, अगर आप साल में एक दिन, समझो एक एग्जांपल, एक अमाउंट, राउंड फिगर नहीं, अप्रॉक्स फिगर कुछ भी नहीं है, एकदम एक एग्जांपल दे रहा हूं। समझो पूरे साल में 100 रुपए कमाते, एग्जांपल, तो 100 रुपए में टाटा ने क्या करा पता है, 70 रुपए तो डोनेट कर दिए, सिर्फ 30 रुपए से कंटिन्यू करा बिजनेस। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहां पे बाकी अगर कंपनीज होती है ना, अगर वो 100 रुपए कमाती है तो वो 80 रुपए जेब में रखती है, 5 रुपए डोनेट करती है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कंपनीज एक्ट में उसकी ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन यानी कि लॉ ने उसको बोला है भाई डोनेट कर चुपचाप, कंपल्सरीली, ठीक है। ऐसे भी कुछ कंपनीज है जो देना नहीं चाहती, पर लॉ की वजह से उनको देना पड़ता है, ठीक है, ये भी सिचुएशन है। तो ये क्या है भाई, चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी। तो आज जब हम टाटा का नाम सुनते हैं ना, तो लोगों को डोनेशन, अरे उन्हें तो डोनेशन क्या था भाई, बड़ा कंपनी है बहुत, वो प्रॉफिट नहीं सोचता है, वो लोगों का भलाई भी सोचता है साथ ही साथ। लेकिन आज ही हम कुछ ऐसा बिजनेसमैन, जो शायद आपको पता है मैं किसका नाम लेने वाला हूं, बहुत ऊपर है वो, लेकिन लोगों को पता है यार ये तो सिर्फ बिजनेस करने वाला है, पहले फ्री इंटरनेट दे दिया, अब उनको ज्यादा पैसे में चार्ज करेगा, तो क्या था, ये बिजनेस प्लान था। लेकिन चलो ठीक है, हमारा तो फायदा ही हुआ, फ्री का इंटरनेट मिल रहा है और तो गया। लेकिन ये क्या, चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी। पहले लोगों ने सोचा ये फ्री इंटरनेट इसलिए दे रहा है क्योंकि ये बाद में एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेगा, लेकिन अब पता चल रहा है कि यार ये तो 5G भी फ्री में बांट रहे हैं, और क्योंकि फॉर ए टेस्टिंग पीरियड या जो भी रीजन हो, लेकिन बांट तो रहा है ना। आपकी एक्सपेक्टेशंस तो चेंज हो गई ना, कि यार ये भी बिजनेस करने आया है, लेकिन अपना भी तो फायदा हो रहा है, तो क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन चेंज हुई कि नहीं। चलो फिर क्या, रेप्यूटेशन। जैसे टाटा ने, दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब वो 100 रुपए कमाए और 70 डोनेट कर दिए, अपनी ओनरशिप भी डोनेट कर दी, ठीक है, ओनरशिप मतलब 70% शेयर्स रतन टाटा के पास थे, तो उन्होंने अपने 68-69% ऑफ शेयर्स दे दिए, बचे कितने, 2% के आसपास शेयर्स है अभी उनके पास, शायद उतने भी नहीं है। चलो सब बात की बात, रेप्यूटेशन बढ़ा के नहीं उनका। आज जब हम रतन टाटा सर की बात करते हैं तो उनको हम लीजेंड कहते हैं, ठीक है, कि भाई बिजनेसमैन बनना है तो इनके जैसा बनना है। चलो रेप्यूटेशन बढ़ा कि नहीं, सोसाइटी में उनकी इज्जत बढ़ेगी नहीं। देखो यार, इन दी एंड पैसा तो कमा लोगे, पैसा से तुम्हारा घर चल जाएगा, लेकिन तुम जब चले जाओगे इस दुनिया से, तो लोग तुम्हें बस अब्यूजिव लैंग्वेज में बात ना करे, या तुम्हें सिर्फ गाली ना पड़े, ऐसा काम नहीं करके जाना है। जैसे प्राइम एग्जाम्पल विजय माल्या, ठीक है, लेके गया ना इंडिया से पैसे, बाहर चले गया, ठीक है, अब भले ही वो लोगों के पैसे लेके गया, तो सोचो वो मरते दम तक गाली खाने वाला है लोगों से, ऐसा काम कभी नहीं करना है। चलो, और लेकिन अगर हम किसी बड़े इंडस्ट्रीज की बात करें, सिर्फ रतन टाटा जी, अडानी जी, अंबानी जी, सिर्फ ये 3 इंडस्ट्रीज नहीं है, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन ये 3 प्राइम एग्जांपल जो हर बच्चा कनेक्ट कर जाता है, इसलिए मैं इनका नाम लेता हूं। चलो, रेप्यूटेशन बढ़ा, फिर क्या, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। जैसे ही कुछ गलत हो गया अपने इन्वायरमेंट में, कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, हम सबसे पहले इन सभी के पास ही देखते हैं, क्योंकि यार तुम्हारे पास ही बहुत पैसा है, प्लीज बचा लो हमें, हम नहीं चाहेंगे कि मासूम लोगों की जान जाए। बचा सकते हो ना, पैसे से ही होता है सब कुछ, पैसा ही सब कुछ है, पता है, सबको पता है। तो वो पैसे से फिर उनकी जान बचाओ, हम उनकी तरफ देखते हैं, भाई बचा ले, हाँ तो बचा लेते, ठीक है। चलो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये क्या है, देखो अपन क्या कर रहे पता है यार, नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक बिजनेस को सोसाइटी के लिए भी क्यों सोचना चाहिए, हम वो सीख रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, आप अपने रिसोर्सेस को अच्छी तरह से यूज कर पाओगे। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कैमलिन एक कंपनी है, ठीक है, वो ना स्टेशनरी बिजनेस में है, बुक्स एंड ये सब किस में, तो समझो वो ना, मैं क्या बता रहा हूं, समझो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल, वो ना एक दिन का 100 बुक्स प्रोड्यूस करता है, और किसी दिन यार पता है क्या, 100 का 100 बुक एकदम परफेक्टली बाहर आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ गलतियां हो जाती है कभी कभार। तो समझो 100 में से 90 बुक्स ही अच्छे से प्रिंट एकदम प्रॉपर तरीके से आए, एंड 10 बुक्स ना थोड़े डिफॉल्टेड हो गए, थोड़ी सी माइन्यूट सी मिस्टेक हो जाती है ना, आप उसको मार्केट में सेल नहीं कर सकते। तो वो लोग क्या करते हैं, वो बुक्स को वो जाकर गरीब बच्चों को डोनेट कर देते हैं, या ऐसे लोगों को देते हैं जो बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं उनके पास, या उनके पास पैसा है यार, लेकिन जो थोड़े से बहुत लोअर साइड से है, कि यार भाई बुक खरीदने के तो पैसे नहीं है, ऐसे लोग भी है अपने देश में। देखो यार, नजरअंदाज तो हम कर नहीं सकते, ये रियलिटी। तो वो लोग क्या करते हैं ना, उनको जाकर डोनेट कर देते हैं। तो ये क्या हुआ भाई, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। आप सोचो ना, आप वो 10 बुक को फेंक देते या उसको जला के राख कर देते, लेकिन उससे अच्छा तुमने क्या सोचा यार, वेस्ट है वैसे भी, बट अपने लिए वेस्ट है, पर क्या तेरे लिए या उसके लिए वेस्ट है क्या, उसको मैं बुक दूंगा तो बेचारा खुश हो जाएगा,
वो तो देखेगा भी नहीं कि इसमें से थोड़ी सी प्रिंटिंग ऐसी हो गई है, बस वो तो देखेगा भी नहीं। भाई तू प्लीज ले ले, एटलीस्ट हमारे काम नहीं तेरे काम तो आया। ये क्या हुआ, रेपुटेशन बढ़ गई, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप सारे के सारे यहाँ पे उसके साथ मिल गए कि नहीं। ठीक है, चलो फिर क्या है, प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। दोस्तों ट्रेड यूनियन क्या होता है ना, एक कंपनी होती है, तो उस कंपनी में या बिजनेस में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब उन एम्प्लॉयज को अगर अपनी बात मनानी होती है ना, तो वो बॉस के पास जाते हैं। अगर एक एम्प्लॉय जाएगा, अरे सर सुनो ना, मेरी सैलरी बढ़ा दो, मैं 10,000 कमाता हूं लेकिन प्लीज 12,000 कर दो। एक ही एम्प्लॉय आया है, तो बिजनेसमैन पता है क्या सोचता है, अरे आज नहीं अगले महीना देखता हूँ, अगला एक हफ्ते में सोचूंगा, अपन बात करेंगे उस पर। ऐसे करते गया, हर हफ्ते वो बोलता और फिर बोलता, किया ही नहीं उसने, फिर बढ़ा ही नहीं। बोला एक अकेला आदमी क्या कर लेगा यार, छोड़ना है छोड़ दे, तो जगह किसी और को अपॉइंट कर लूंगा। लेकिन यही उस पूरे बिजनेस के 100 लोग काम करते, 100 के 100 चले गए बॉस के पास, कह रहे भाई सैलरी बढ़ा, नहीं बढ़ा तो तेरी तो 100 के 100 हाथ मारेंगे तो भारी पड़ जाएगा ना, उसको मस्ती कर रहा हूँ। लेकिन 100 के 100 अगर वो अपना बोलेंगे कि सर सैलरी बढ़ाओ नहीं तो हम छोड़ के जा रहे हैं, तो बिजनेसमैन के लिए 100 एम्प्लॉयज वापस अगेन अपॉइंट करना और उनको फ्रॉम द स्क्रैच वापस सिखाना एक बड़ा टास्क है कि नहीं। तो प्रेशर आ जाता है एक ट्रेड यूनियन का। तो इस समय बॉस को भी थोड़े एम्प्लॉयज का भी सोचना चाहिए भाई, ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट से थोड़ा हटके। ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, यही कंज्यूमर्स, सारे कंज्यूमर, अगर कोई एक कस्टमर है वो बिजनेसमैन के पास आता है तो सोचता है, जैसे देखो यार अभी 5G का मार्केट, अपना जियो एयरटेल जो भी है, जितने भी कंपनीज वगैरह, इन्होंने क्या करा, कस्टमर्स को अप्रोच करने के लिए, कस्टमर्स को अपने साथ जुड़े रखने के लिए 5G को फ्री में बांटना शुरू कर दिया। तो वही इसका एग्जांपल है ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। अब वो जो कंज्यूमर्स है ना, वो भी पता क्या करेंगे, यार ये बढ़िया है यार, पहले इसने अपने को 4G इंटरनेट फ्री में बांटा, दिन का 1-1 2-2 GB, अब भाई 5G बांट रहे हैं, क्या आदमी है यार, ये ग्रोथ होएगा इसका। गवर्नमेंट का कंट्रोल, गवर्नमेंट ध्यान रखती है जब आप ऐसा कुछ होता है। जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, आप मानोगे नहीं, जो ना फार्मास्यूटिकल फील्ड में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में वो लोग क्या करते ना, ड्रग्स बनाते। अब ड्रग्स यानी कि ना सिर्फ ऐसा वो ये वाला ड्रग्स नहीं होता भाई, ठीक है, दवाइयाँ भी जो होती है इनको भी ड्रग्स कहते हैं। तो ये जो ड्रग्स है ना वो बनाते हैं, लेकिन मेडिसिन बनाने की जगह पे ये लोग ये वाला ड्रग्स बना देते हैं, ठीक है, समझ आ रहा था, लाइन खींच देते लोग। तो ये जो है ना भाई, ये क्या है, तो गवर्नमेंट को इस पे कंट्रोल रखना पड़ता है कि भाई तू सही काम कर रहा है कि नहीं। पता चला मैं लोगों के लिए मेडिसिन बना रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, बना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी, वेरी गुड। तो प्रॉफिट के साथ लोगों को मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है, अरे वो रात में मस्त नशे में, अरे भाई क्या दे रहा है तू, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए उस चीज पे। कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोशल प्रॉब्लम, सोसाइटीज के ऊपर जो प्रॉब्लम होगी उस पर ध्यान रख भाई। बिजनेस अर्थक्वेक जैसी कुछ सिचुएशन आ जाए तो तुझे आकर हेल्प करनी है। देखो यार तुम ये सारे पॉइंट्स में अपने मन से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्स्ट बुक से एक एक लाइन उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे पॉइंट्स का बस हेड पॉइंट्स आप, अगर मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर आप हेड पॉइंट्स भी अपने मन से लिख कर आओगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया। चलो ग्लोबलाइजेशन, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने देश में ही हेल्प करते हो ना, तो ना वो एक वर्ल्ड वाइड न्यूज बन जाती है कि देखो इंडिया में फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऐसी एरिया जहां पे कोई नहीं रहता था, बट वहां पे अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो किसी की डेथ नहीं हुई, तो ये सब क्या है ना, ये न्यूज एकदम वायरल हो जाएगी यार, सारे देश भर में चलेगा कि यार इंडिया जैसे नेशन में अर्थक्वेक आ गया, चल लेकिन अच्छी बात है, कुछ नुकसान नहीं हुआ, किसी को लगी नहीं। अब ये ग्लोबल न्यूज बन गई। अब इस समय कोई बिजनेस सामने आकर बोले, जो वहां पे जो जमीन क्रैक हो गई है, हम वहां पे अब एक फैक्ट्री या कुछ बनाना चाहते हैं या कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो नाम हो जाएगा कि नहीं, तो वो भी एक ग्लोबल न्यूज हो जाएगी। समझ में आ रहा है। अपने एग्जांपल में तो फिर भी अपन ने लोगों को इंजर्ड या मारा नहीं, लेकिन रियल लाइफ में आपको भी पता है ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में जब कुछ ऐसा सिचुएशन हो, नेचुरल कैलेमिटीज हो या किधर आग भी लग जाए, तो कुछ लोग अपनी जान खो देते हैं। ऐसे ही कोई अगर सामने आएगा, उसकी हेल्प करेगा, तो वो एक वर्ल्ड वाइड न्यूज बन जाएगी कि नहीं, तो उसको ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल लेवल पे भी इज्जत मिलेगा। तो मैं बता दूं आपको, आज अपने देश में ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें तो टाटा, अडानी, अपना रिलायंस, ठीक है, जियो अलग से, इन्फोसिस, एक्सचेंजर, ये बहुत सारे ऐसे जो अपने इंडिया के भी जो ब्रांचेस है ना, इनको बाहर बहुत बहुत इज्जत है कि यार वो इंडिया वाला ब्रांच या इंडिया वाला हेडक्वार्टर बहुत मस्त करता है काम। तो ये क्या हुआ, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। रोल ऑफ मीडिया, भाई मीडिया का तो क्या ही कहना, आपको भी पता होगा। मीडिया, पता है मीडिया के पास इतना पावर है, जैसे मैं आपको बता दूं प्राइम एग्जाम्पल गौतम अडानी, आपको भी पता होगा दोस्तों, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में उनका नाम था। अब यार मीडिया ने ऐसा रोल प्ले किया कि उनके शेयर्स की वैल्यू यहां से यहां आ गई फॉर नो रीजंस, जस्ट बिकॉज कोई बाहर की कंपनी उनके नाम पे कोई फेक न्यूज या फेक एलिगेशंस लगाती है और थोड़ा सा मार्केट को डिस्टर्ब करती है। भाई बेचारे का पूरा रातों रात में ऊपर से वो नीचे आ गया, उसकी जो रैंकिंग्स होती है। तो ये क्या था, रोल ऑफ मीडिया है भाई, मीडिया का सलाम है। अब इसमें ही अगर मीडिया जो है अपने देश की, अगर वो ये कह देती कि जो बाहर की मीडिया है उन्होंने अपने देश पे फेक एलिगेशंस लगाए, अपने देश की कंपनी पे फेक एलिगेशंस लगाए, तो ये जो एलिगेशन से, अब यही क्या पता फिर उसका शेयर वापस बढ़ जाता। लेकिन क्या ये अपनी मीडिया ने किया? नहीं किया भाई, सबको पैसे का गेम है भाई,
ठीक है। अपोजिट पार्टीज, रूलिंग पार्टीज का इन सब में गेम होता है वैसे तो। अब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आप नहीं समझते हो ठीक है, थोड़ा पॉलिटिकल नॉलेज रखनी पड़ती है इसमें। जैसे अपने देश में रूलिंग पार्टी कौन है आपको भी पता है, लेकिन जो उसकी अपोजिट पार्टी है, सोना सोना वाली, सोना निकालूंगा आलू डाल के, तो वो जो पार्टी है वो ऐसे गेम्स करती है। जरूरी नहीं है कि वो ना करे, बट और भी बहुत सारी पार्टीज है, तो वो लोग भी ऐसे डिस्टर्ब करते हैं मार्केट को, और उनको खुशी होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई देश का नुकसान है अपने। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, ये बहुत बड़ा मैटर है। इसमें कुछ बच्चे में से डिसएग्री करेंगे, कुछ बच्चे एग्री करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, पर प्यार भरे लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, नहीं तो फिर दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल तो मैं भी कर सकता हूँ, आता भी है, बहुत अच्छी तरह से आता है, बड़ा होना आपसे तो थोड़ा ज्यादा आता है। चलो यहाँ पे देख लो, आगे बढ़े। अब मैं क्या बोल रहा था, वो पहला टॉपिक तो हो चुका है, ठीक है। अब देखो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। अब इसमें अपन क्या करेंगे आज, ओनर्स के बारे में, इन्वेस्टर्स के बारे में और एम्प्लॉयज के बारे में सीखेंगे। बाद के 3 अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब देखो, इसका पैटर्न अलग है थोड़ा सा। एक बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एक बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस का कर्तव्य टूवर्ड्स ओनर। ओनर कौन? अरे जो बिजनेस में पैसा डालता है, शेयर होल्डर्स वगैरह जो भी। ओनर के तरफ एक बिजनेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक बिजनेस का क्या कर्तव्य होना चाहिए किस पे, इन्वेस्टर पे। एक बिजनेस का क्या कर्तव्य होना चाहिए उसके एम्प्लॉयज का, जो उसके लिए दिन रात पसीना सब कुछ निकाल कर काम करते हैं। तो एक बिजनेस का उस पर क्या कर्तव्य होना चाहिए, कर्तव्य सीखेंगे आज हम। ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा इस पे, ये हेड पॉइंट से ही आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अंदर की एक्सप्लेनेशन आपको अपने मन से लिखनी है। कोई बच्चा जो मन से लिखने में वीक, जिसकी इंग्लिश फ्रेमिंग वीक है, दोस्त फिर देखो याद करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, ये 3 रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स इंटरेस्ट ग्रुप जो है ना, ये 3 और जो नेक्स्ट 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ये 6 में से कोई एक एग्जाम में आता है। मेरे एग्जाम में भी आया था भाई, ठीक है। मेरे एग्जाम में कौन सा आया था यार, कोई याद नहीं है, बट ये 3 में से तो नहीं आया था, नेक्स्ट 3 में से आया था। वो गवर्नमेंट वगैरह कुछ तो था, वो मेरे को आया था एग्जाम में। मैं लिख के नहीं आया, मैं लिखा था क्या भाई, क्या मालूम, मेरे को 93 मिला था, तो पता नहीं लिखा नहीं लिखा, याद नहीं मेरे को। चलो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। ओनर्स, जो बिजनेस में पैसा डालता है, तो बिजनेस का एक कर्तव्य बनता है ओनर के तरफ, क्या, उसको रीजनेबल प्रॉफिट दे। लिख सकते हो इसके अंदर कि बिजनेस ही रिस्क टेकर है, अपना ओनर ही रिस्क टेकर है। अगर ओनर मेहनत कर रहा है तो उसको इन द रिटर्न, इन द एंड, उसको समथिंग ही शुड गेट समथिंग इन रिटर्न। क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो वो क्या, रीजनेबल प्रॉफिट, समझ में। एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अब ये जो ओनर है ना, ये क्या करता है, इसका बिजनेस एक तरफ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अपना बिजनेस को ना एक्सपांशन करने की सोचता है, ठीक है। अब ये जो एक्सपांशन है, जैसे अपना यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज या जेआर ट्यूटोरियल्स हो गया। पहले राहुल सर ने सिर्फ साइंस सिखाना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने देखा कि यार कॉमर्स भी एक अच्छी फील्ड है, और कॉमर्स भी लोग पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, तो उनको भी एक अच्छे टीचर की जरूरत है, तो उन्होंने मेरे को अपॉइंट किया। फैंस, ठीक है। अब मैं क्या हो रहा, मस्ती कर रहा हूँ यार, तुम लोग साले गाली देने लग जाओगे। तो ये क्या, उनने क्या करा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर। ऑप्टिमम यूटिलाइज ऑफ अ कैपिटल। अब ये जो है ना, ये पूरा बोर्ड, ये क्या है भाई, सर के पैसे लगे इस पे, तो ये क्या हो गया, कैपिटल हो गया। पहले सर सिर्फ साइंस की वीडियो पढ़ाते थे, अब सर कॉमर्स भी पढ़ाते हैं, तो क्या हो गया भाई, ऑप्टिमम यूटिलाइज ऑफ कैपिटल हुआ कि नहीं, ठीक है। मिनिमम वेस्टेज हुआ कि नहीं। देखो, अब ये सब जो वर्ड्स है ना अंदर, ये आपको अपने मन से लिखना है यार, इसको याद करके कोई सेंस नहीं बनता। याद करना है तो भाई मेरे सिर्फ और सिर्फ हेड पॉइंट्स याद कर, उसके अंदर का ना तो अपने मन से लिख, टूटी फूटी इंग्लिश में लिख, लेकिन लिख दे। हेड पॉइंट्स तू ज्यादा लिख के आना एग्जाम में, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है, भले तू थोड़ा सा खराब इंग्लिश में, खराब इन द सेंस ऑफ रॉन्ग ग्रामर में भी लिखेगा ना, तो 5 में से 3 मिल जाएगा। लेकिन अगर तू इसको याद करते बैठेगा तो दोस्त 60 हेड पॉइंट्स है, कितना याद करेगा, ठीक है। चलो, एफिशिएंट बिजनेस होना चाहिए आपका, जो बिजनेस है सही तरीके से चले। फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है भाई। मैं आपको बता दूं, स्टॉक एक्सचेंज पे अगर कोई कंपनी लिस्ट काम करती है, या जिनका नाम स्टॉक एक्सचेंज पे होता है, इसका मतलब वो है कि एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। और लिस्टेड कंपनी सेक्शन अपना 40 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 टॉक्स अबाउट द लिस्टेड कंपनीज। और ये जो लिस्टेड कंपनीज है ना, इन पे कंपनीज एक्ट तो लगता ही है, साथ ही साथ इन पे सिक्योरिटी लॉ भी लगता है, और सिक्योरिटी लॉ में जो रेगुलेशन लगता है वो इससे भी LODR 2015। तो ये इनको भाई फेयर प्रैक्टिस करवाने पे मजबूर कर देता है, समझ में आया। चलो, एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अगर कोई बिजनेस है तो यार एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशन का सोच। अगर तू एक बिजनेस कर रहा है, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का कर रहा है तू, अरे ठीक है, मोबाइल रिटेलिंग के इस मार्केट में भी आ जाना, तेरे फोन से तू बनाना स्टार्ट कर, और तेरे ही रिटेलर शॉप्स,
सिर्फ तेरे पास ही आएगा वो, और किसी के पास नहीं, क्या फोन बिकेगा तेरा। तो ये सब क्या था भाई, एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। भाई अपने मन से लिखो यार, तुम्हें सिर्फ ये हेड पॉइंट्स याद होने चाहिए। पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन, देखो यार ये ओनर जो है ना, इसके पास पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ये बिजनेस, इसको मैं पूछूं, जो ओनर है बिजनेस का, मैं उसको पूछूं भाई तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है भाई, कैसा चल रहा है, हाँ मालूम चल रहा है बस, ऐसा नहीं। उसके पास पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, टाइम टू टाइम समय की उसके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। समझ में आया? पता चला उसका बिजनेस बंद होने वाला है, उसको ही नहीं पता, बिजनेस अरे मस्त चल रहा है, मस्त चल रहा है, अगले दिन तुम्हें सुनने में आया उसका बिजनेस बंद हो गया, भाई कैसा मस्त चल रहा है तेरा बिजनेस, मतलब तो पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आपके पास। इफेक्टिव यूज ऑफ फंड्स, फंड्स का ना बहुत एक मेजर इशू होता है। लोग क्या करते हैं ना, स्टार्टअप खोलते ही तो है, उसमें क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोगों से, इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट कर लेते, बहुत अच्छी बात है। समझो 100 करोड़ इकट्ठा किया, वो लोग क्या करते पता है क्या, सही प्लानिंग नहीं करते, सही बजट प्लानिंग नहीं करते, सही फोरकास्टिंग नहीं करते, फ्यूचर को नहीं देख पाते, फ्यूचर को एनालाइज नहीं कर पाते, उनके प्रेजेंट को एनालाइज नहीं कर पाते, और ये 100 करोड़ कब गायब हो जाए पता नहीं चलता। तो ये क्या इफेक्टिव यूज ऑफ फंड्स हुआ क्या? नहीं, आपको इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स करना है। क्रिएटिंग गुडविल, तो ओनर का काम होना चाहिए कि वो गुडविल क्रिएट करे। बिजनेस का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इंटरेस्ट ग्रुप की, यार तू मेरे बिजनेस का ओनर है ना, तो टेंशन मत ले, तेरा मार्केट में सब इज्जत देंगे, आपको उस हिसाब से गुडविल बनाना है। अब दोस्तों देखो यार, इसमें एक्सप्लेनेशन करना जितना कुछ नहीं है, इसमें जो एक्सप्लेनेशन है ना वो मेन है भाई। एक्सप्लेनेशन आपको अपने मन से लिखना है, याद कर सकते हो तो बहुत वेल एंड गुड, नहीं याद कर पाते तो वेरी गुड। अपने मन से लिखने की हिम्मत रखना, बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो। ओसीएम पेपर ही है, जो अपने मन से लिख के आ जाए उसको एग्जाम में ज्यादा मिलेगा। मैं दोस्त, मैं आपको बता दूं, मैंने एग्जाम में ही आप समझोगे, आप मानोगे नहीं मेरी बात, लेकिन मैंने पूरा पेपर, अगर टेक्स्ट बुक में 4 पॉइंट है तो मैंने 4 लिखे, उसके बाद 2 और एक्स्ट्रा लिखे अपने मन से ऑन द स्पॉट बना के, ठीक है, तो तभी मेरे को 93 मिला है, ठीक है। और तुम मानोगे नहीं, मेरे 2 मार्क्स एक मैच द फॉलोइंग में गया, ऐसा गलत मैच कर लिया, आगे वाले ने गलत बताया भाई, पढ़ के नहीं गया था यार मैं, ठीक है चलो, लेकिन समझ गया ना टुवर्ड्स ओनर। मेरे को बाकी सब आता था, मैच द फॉलोइंग नहीं करके गया था, मैच द फॉलोइंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सब करना पड़ता है भाई ऑब्जेक्टिव में। मैंने सोचा था यार 80-85 लाऊंगा, पेपर खोल के देखा तो भाई सब आता है, 90 आ गया, लेकिन फिर मैच द फॉलोइंग नहीं आ रहा था। चलो, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर कंडक्ट ऑफ, अब देखो बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर, जो बिजनेस में पैसा डालता है तो बिजनेस का भी कुछ बनता है ना कि उसको बदले में कुछ दे, तो क्या दे, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो कर्तव्य आज हम देख रहे हैं। कंडक्ट ऑफ अ मीटिंग, जब आप बिजनेस में मीटिंग करते हो ना तो यार सही तरीके से करो, ये इन्वेस्टर्स को बताओ, अरे इन्वेस्टर सुनना भाई, तूने पैसे लगाए कंपनी में, आजा मीटिंग अटेंड कर, तुझे पता होना चाहिए बिजनेस में क्या चल रहा है अपने, ठीक है, तो आपको मीटिंग कंडक्ट करना है, उसको सही तरीके से बताना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर का मेन मोटिव यही है, अगर वो किधर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो बदले में उसको समथिंग इन रिटर्न कुछ मिलना चाहिए आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, ठीक है। सोचो मैं एक बिजनेस में पैसा डालता हूँ, 1 साल हो गया, वो बोला कि सर 1 साल अभी थोड़ा लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, सेकेंड ईयर लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, तीसरा साल, भाई यार कुछ कर, मेरा मूड बदलेगा कि नहीं, कुछ कर यार, नहीं तो मैं किधर और पैसे देता हूँ, क्या कर रहा है तू, 3 साल से लॉस ही, इससे अच्छा मैं किधर बैंक में डाल देता, ठीक है चल। अब चौथे साल में वो बंदा बोलता है कि सर खत्म हो गया, चप्पल उतार के मारूंगा, लेकिन क्या बता रहा हूँ मैं, ये इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर अगर आप ऐसा करोगे ना आपका साथ छोड़ देगा, वो आपसे पैसे निकालने की बात कर लेगा फिर, ठीक है, समझ में आया। लेकिन आप बोलोगे सर ये साल लॉस हो गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर में ना हम ये प्लान है अपना, और तो शायद कुछ अच्छा हो, तो आपको इन्वेस्टर को एक दिलासा दिलाना है कि भाई तू तेरा मामू नहीं बनेगा, हम करवाते कुछ, तो ऐसा आपको कुछ करना है। तो ये क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, देखो यार इन्वेस्टर्स को ना बहुत इश्यूज होती है कि आपका बिजनेस सही से चल रहा है कि नहीं। एक बिजनेस जो होता है ना, इस बिजनेस में कंपनी इंक्लूडेड, ठीक है, बिजनेस बहुत बड़ा होता है। तो अब ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इनको बहुत दिक्कत होती है बिजनेस में डायरेक्टर से, कि यार ये डायरेक्टर बहुत चिड़को है यार, सही से डिसीजन लेता है कि नहीं, 22 साल का ये डायरेक्टर है, क्या कर लेगा ये, इसको कुछ आता है कि नहीं, 22 साल का तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है मेरे पास, ये तो 22 साल की उम्र है इसकी, ये क्या बिजनेस संभालेगा। तो ये सब ना इन्वेस्टर्स को ना बहुत प्रॉब्लम होता है इस सब चीज़ों से। इसके लिए भी आप कभी देखोगे ना, कंपनी में डायरेक्टर्स जो होते हैं ना छोटे एज के होते ही नहीं है, क्योंकि छोटे एज में अगर आपको डायरेक्टर बनने की आप बन जाते हो ना, तो आप समझो या तो आप बहुत नए कंपनी के डायरेक्टर बनोगे, ऐसा फुल फ्लेज्ड एकदम एस्टेब्लिश्ड कंपनी का डायरेक्टर बनना, अगर आप बन गए ना तो अपने आप को ऐसा सल्यूट मारना 21 बारी, ठीक है, नहीं बनने देंगे, बन ही नहीं पाओगे, बनने देंगे तो छोड़ो आप, क्योंकि जो बाकी के लोग हैं ना वो आपसे भाई आपको इतना ऊपर जाते हुए देखेंगे नहीं। डायरेक्टर बनना एक छोटा मोटा बात नहीं है। और अगर सोचो फॉर एग्जांपल, कल मेरे को ना टाटा से कॉल आता, भाई गोल्डी सर हेलो था, आपको मैं ना टाटा कंपनी का डायरेक्टर बनाना चाहता हूँ, तुम मुझे बताओ मैं जाऊंगा कि नहीं। भाई मैं घर बार सब छोड़ के ले जाऊंगा, डायरेक्टर तुम्हारा भाई आज से बिजनेस संभालूंगा टाटा का, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। सोचो ना पूरी न्यूज में सनसनी बन जाएगी भाई, ये
कौन था ये, एक टीचर था कोई बड़े यूट्यूब चैनल पे, लेकिन भाई अगले दिन देखा तो डायरेक्टर बन चुका है। होएगा कि नहीं? लेकिन क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है? बहुत रेयर चांस है भाई, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सुनने में अच्छा लगता है कि मैं 21 साल का बहुत ही टैलेंटेड इंसान हूँ, मेरे पास सब है। मैं अब कोई आईआईटी भी होगा ना तो वो भी डायरेक्टर नहीं बन पाएगा भाई, या कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो भाई, इतना इतना आसान नहीं होता है बिजनेस चलाना, ठीक है। और मैं तुम्हें डायरेक्टर बना भी रहा हूँ तो किसका, टाटा का ना, या इन्फोसिस या एक्सेंचर, जो ले लो यार जो कंपनी। लेकिन मेरे को डायरेक्टर बनना है तो मैंने खुद की कंपनी खोल ली। तुम्हारा भाई डायरेक्टर है, डायरेक्टर है, क्या बात कर रहा है, किसका? तुमने नाम लिया, बोलेंगे भाई नाम है पहली बार सुन रहा हूँ, ठीक है भाई, तो कुछ इज्जत मिलेगा क्या उस डायरेक्टर का? नहीं ना, डिपेंड करता है तुम किस कंपनी के डायरेक्टर हो। तो ये क्या होता है ना, उनको ग्रीवेंसेस बहुत होती है, बहुत दिक्कतें होती है, छोटा सा यंग एज का डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता, इसको हटाओ। तो इन्वेस्टर को ना आपको समझाना है, अरे भरोसा रख उस पर, नया है वो लेकिन कर लेगा, चलो। फिर क्या, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है। आपके जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ आपके पास हो, पूरे गांव भर में नहीं बताना, ठीक है। कुछ ट्रेड सीक्रेट्स, बिजनेस सीक्रेट्स वो आपके पास होना चाहिए। पता चला आपके कॉम्पिटिटर के पास है तो आपका बिजनेस फिर चलेगा नहीं यार उतना। डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैं दोस्तों आपको बता दूं, अपना जो लिस्टेड कंपनी होती है, तो लिस्टेड कंपनी जो होती है, लिस्टेड कंपनी ऐसी कंपनी जो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे, स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करती है। ये लिस्ट जब करती है तो इस पे कंपनीज एक्ट सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 लगता है। इस पे बहुत सारे रेगुलेशंस लगती है सिक्योरिटीज लॉ की, उसमें से एक रेगुलेशन है, एक रेगुलेशन का नाम है एलओडीआर और आईसीडीआर, दोनों लगती है। अब जो एलओडीआर है ना, उसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, एलओडीआर का आपको फुल फॉर्म पता है, उस पूरे रेगुलेशन का नाम, सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों ये जो लिस्टेड एंटिटी होती है, अगर ये कभी बोर्ड मीटिंग भी करती है ना, और उस बोर्ड मीटिंग में कुछ मेजर डिसीजन लेने वाली होती है, तो इनको स्टॉक एक्सचेंज को पहले बताना पड़ता है। तो ये सब चीजें शायद आप नहीं समझ पाओ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन की ना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस। डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप दोस्तों ये समझो, आपने ना कोई कंपनी में पैसे लगाए, पर वो कंपनी आपको बोलती है हम आपको 2 महीने बाद आपके पैसे रिटर्न कर देंगे। आप जानना चाहोगे ना कि उस कंपनी में रिटर्न करने की क्षमता है कि नहीं, है कि नहीं, आप जानना चाहोगे कि नहीं? तो आप कंपनी को क्या बोलोगे, भाई डिस्क्लोजर कर, कुछ डिस्क्लोज यानी कि कुछ बता कि कंपनी में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, बता तो सही। तू डायरेक्ट 1 साल बता के सरप्राइज करेगा तो नहीं चलेगा ना भाई, थोड़ा सा बता, कुछ डिस्क्लोजर दे। तो ये है डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज, एक इन्वेस्टर को ना प्राउड फील होना चाहिए कि यार मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ऐसा एक बिजनेस का कर्तव्य होना चाहिए। ऑडिट, चलो अब देखो, अब कोई बिजनेस है, बिजनेस चलता किसकी वजह से? एम्प्लॉयज की वजह से, कस्टमर्स की वजह से, और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से, लेकिन एम्प्लॉय भी तो एक मेन रीजन है ना उसका। तो एम्प्लॉय का उसको ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? एक बिजनेस को रखना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय कभी किधर काम करता है ना, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए यार ये तो मुझे आज निकाल देगा, मुझे ये काम नहीं आता, ये मुझे कल निकाल देगा, मेरा क्या होगा। जैसे दोस्तों मैं अब जेआर कॉलेज का मैं एक एम्प्लॉय हूँ देखा जाए तो, अब कल राहुल सर मेरे को बोले चल तू कल से मत निकल यहाँ से निकल, तो अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा ना भाई, ये क्या हो गया, जॉब सिक्योरिटी दिक्कत है कि नहीं। तो एक एम्प्लॉय को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो कभी रातों रात निकल जाए, उसको एक लगना चाहिए नहीं यार वो जो बॉस है, भले ही मैं उसको, मेरे को बहुत गाली देता है, भले ही मेरे को कोई काम नहीं आता है, पर वो मेरे को सिखाएगा, मेरे को निकालेगा नहीं। जॉब सिक्योरिटी, फिर रेम्यूनरेशन। अगर दोस्तों कुछ लोग बहुत काम करते हैं बट फिर उनको जब उतना वर्कलोड के अकॉर्डिंग पैसा नहीं मिलता तो वो लोग फिर जॉब स्विच करने का सोचते। तो एक बिजनेस को ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉय को फेयर रेम्यूनरेशन करो, ठीक है, उनको कम पैसा मत दो, मार्केट स्टैंडर्ड्स के, मार्केट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पैसा दो, है ना। तो अपना पीछे मैनेजर बैठा है तो इस बात पे भाई फेयर रेम्यूनरेशन वाला पॉइंट, ठीक है, थोड़ा एम्प्लॉय सैलरी बात देख लेना थोड़ा, ठीक है। फिर क्या, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। देखो दोस्तों ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये भाई अपना वर्कर्स के साथ बहुत होता है। वर्कर्स यानी कि जो लेबर्स होते हैं, ठीक है, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनके साथ ना वर्क कंडीशंस एंड सेफ्टी मेजर्स एक बहुत मेजर इशू है। समझ में आ रहा है? तो ये जो लेबर्स होते हैं, आपको पता होगा यार, इनसे ना 400-500 रुपए इनको दिन का मिलता है, और फिर इनसे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा काम भी करवाते हैं, बोलते हैं 100 रुपए दे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक्स्ट्रा काम के ना पर आवर 200 एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, मतलब डबल द प्राइस मिलना चाहिए, ठीक है, ये लॉ में लिखा है। लेकिन बेचारों को पता नहीं, ये आधे प्राइस में काम कर देते हैं, वो भी 4 घंटे का काम करके जाते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूं? तो इस तरह से किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन होती है लेबर्स की। उसके बाद इनको सेफ्टी मेजर्स, जैसे अगर समझो आप कोई फायर वाला काम कर रहे हो या कोई मशीन है, तो उसमें उनको सेफ्टी गार्ड्स देना चाहिए। ये सेफ्टी गार्ड्स देते ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, लेबर लॉ में लिखा है कि उनको गार्ड्स प्रोवाइड करना है, और अगर तुम गार्ड्स प्रोवाइड करते हुए नहीं मिले तो कंपनी तुम्हारी बैंड बजाती जाएगी।
ठीक है, ये सब लेबर लॉ में लिखा है। चलो, गुड वर्किंग कंडीशंस, उनको एक अच्छा टाइम, ऐसा नहीं ना रात में 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक काम करवा रहे हो, उसका नाइट ड्यूटी हो गया। लेकिन समझो कोई एक नॉर्मल, तुम्हें बताओ मैं ऑफिस आवर्स क्या होता है, लाइक 9 to 5 या 9 to 7, अगर आप एग्री करते हो एग्रीमेंट्स में, जब आपको जब अपॉइंट करते हैं 9 to 7 मैक्स टू मैक्स, ऐसा नहीं हो ना कि आप 9 बजे से रात के 12 बजे तक ऑफिस में ही पड़े हो, तो गलत बात है कि नहीं, गलत है ना। चलो, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन वाला पॉइंट फर्स्ट स्लाइड पे, सारे एम्प्लॉयज अगर जाएंगे और बॉस को बोलेंगे भाई सैलरी बढ़ा नहीं तो तोड़ दूंगा तेरे को, मतलब अच्छे वे से बात करना है, ऐसी तरह से आप बात करोगे तो नहीं बढ़ाएगा वो बोलेगा चल ठीक है निकल जा, आप पे पुलिस केस होगा वगैरह अलग। तो आपको जब अपनी बात मनानी होती है तो एक तरीके से मनानी होती है, तो ये क्या, रिकॉग्निशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन। एक जाएगा तो काम नहीं होएगा, यूनिटी स्ट्रेंथ, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देखो यार दोस्तों, अब जैसे कोई एम्प्लॉय होता है ना, उसको आपको ना एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसके नॉलेज को ना आपको बैक टू बैक अपग्रेड करना पड़ता है, खासकर ये ना आईटी इंडस्ट्रीज में बहुत सीन है, और जो प्रोफेशनल कोर्सेस में लाइक सीए, सीएस, सीएमए और एलएलबी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि मैं सीए बन गया तो मैं भाई पढ़ूंगा नहीं, कुछ नहीं, मैं आपको बता दूं जितने भी सीए है ना, मतलब जितने भी आप सीए, सीएस, सीएमए, ये इनकी पढ़ाई के दौरान जितना पढ़ते हैं ना, इतना ही ज्यादा इनको बनने के बाद पढ़ना पड़ता है। बनने के बाद इनका एग्जाम्स भले ही नहीं होंगे, लेकिन पढ़ाई इनकी नेवर एंडिंग है भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशंस बदल जाते हैं, नोटिफिकेशन बदल गए तो उनको सीखना पड़ता है, डे टू डे लाइफ में आपको अपना अपडेट करना पड़ता है, समझ में आ रहा है। जैसे एक लॉ है कि भाई अपना पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ होगा, 10 करोड़ मिनिमम, उससे ज्यादा होगा तो एक कंपनी सेक्रेटरी आपको अपॉइंट करना पड़ता है। अब समझो लिमिट ही चेंज हो गई, पेड अप शेयर कैपिटल 10 से 5 हो गया, पहले 5 ही था, 5 से 10 आया, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी का ये है मानना, एमसीए का, कि यार छोटी मोटी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी काम नहीं करेगा, क्योंकि उतना काम नहीं होता। ये 5 करोड़ की कंपनी का बहुत छोटी कंपनी है भाई, 5 करोड़ सुनने में अपने को बड़ा लगता है लेकिन बहुत छोटा अमाउंट है, 10 करोड़ सुनने में भी छोटा लगता है लेकिन सुनने में बड़ा लगता है लेकिन बहुत छोटा अमाउंट है। तो ये पेड अप शेयर कैपिटल क्या पता इंक्रीज हो जाए, लेकिन ये मेरे पास अप टू डेट होना चाहिए कि नहीं, तो ये सब क्या एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के द्वारा ये सब हो पाता है। चलो, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यार जो वर्कर्स है ना उनको भी पार्टिसिपेशन करने का मौका दो, उन्हें भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, डिसीजन मेकिंग में उनको भी मौका दो। तो ऐसा नहीं है अरे तू तो छोटा एम्प्लॉय है भाई चुप कर, तू ऐसा नहीं करना अपने को, उसको भी मौका देना है। अगर किसी के पास कोई अपने थॉट्स एंड एक्सप्रेशन है उसको बोल, अच्छा तेरा ये मानना है, चल ठीक है कोई बात नहीं, उनको भी मौका दो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट करने का, भले ही वो आपसे जूनियर हो, क्या पता उनको पास कुछ अच्छा आइडिया हो सकता है कि नहीं। प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, तो दोस्तों देखो यार, अपने एम्प्लॉयज को ना टाइम टू टाइम प्रमोशन दो। कोई एम्प्लॉय अगर आपके यहाँ पे 2 से 3 साल काम कर रहा है, उसकी सैलरी वही 40,000 है, तो शायद वो 4th ईयर स्विच कर लेगा, उसके स्विच करने से पहले ही आप उसकी सैलरी 30 से 60 कर लो, चाह भाई वो भाई कभी छोड़ के नहीं जाएगा, है ना। करियर अपॉर्चुनिटीज, दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ एम्प्लॉयर क्या करते हैं ना, अगर उनके कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं, मुझे छोड़ के जा रहा है ठीक है रुक, तेरा ना बहुत नेगेटिव फीडबैक दूंगा जहाँ पे भी तू अगला जगह काम करेगा, सो दैट वो तेरे को अपॉइंट ही ना करे। तो एक एम्प्लॉयर ये भी कर सकता है, तो आपको अपना मेक श्योर करना पड़ता है कि अपना रिलेशन बॉस के साथ, जिसको हम बॉस कहते हैं, एम्प्लॉयर के साथ अच्छा, ठीक है। करियर आपकी करियर को स्पॉइल कर सकता है। ग्रीवेंसेस प्रोसीजर, एम्प्लॉयज को अगर कोई भी समस्या दिक्कत, वो अपने कंपनी में आके बड़े बड़े लोगों डायरेक्टर्स को जाके सीधा बता सके, ऐसा कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। एलओडीआर रेगुलेशन 22 से भी एलओडीआर 2015, अरे उसका जो रेगुलेशन 22 है, टॉक्स अबाउट ग्रीवेंसेस प्रोसीजर्स ऑफ एन एम्प्लॉय, शेयर होल्डर्स और एनी मेंबर्स, ठीक है। मतलब अगर किसी भी मेंबर को, एम्प्लॉय को दिक्कत है, वो जाकर अपने ग्रीवेंसेस मतलब मुझे दिक्कत आ रहा है भाई, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, ये क्या है, ग्रीवेंसेस है, इसका इंग्लिश वर्ड ग्रीवेंसेस। अगर हम कॉर्पोरेट लैंग्वेज के थ्रू बात करें तो ये जो ग्रीवेंसेस है जाके अपने सॉल्व करवाओ। फिर क्या है भाई, मिसलेनियस बाकी जो भी वगैरह वगैरह आप देख सकते हो वहां से, ठीक है। तो दोस्तों ये लेक्चर काफी बड़ा सा 39 मिनट्स का, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। ये लेसन के जो लेक्चर्स है होंगे बड़े, क्योंकि यहाँ पे हेड पॉइंट्स ना बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो अंदर का लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन है ये आपको मन से लिख कर आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्त। मैं क्या बोलता हूँ, अगर आप हेड पॉइंट्स भी भूल जाते हो ना, आप हेड पॉइंट्स भी अपने मन से लिख के आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्वेश्चन ऐसे 3 है और 3 है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो एग्जाम में ये 6 में से कोई एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा फॉर श्योर, मिलता है। लास्ट अटेम्प्ट का मुझे थोड़ा सा भूल गया हूं मैं, लेकिन मिलता है भाई, मेरे एग्जाम में तो आया था, मुझे इतना पता, ठीक है। चलो यार फिर मैं इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट, समस्या, कोई भी पॉइंट में आपको सोल्यूशन चाहिए तो दोस्त आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, गोल्डीमोर अंडरस्कोर। ये वीडियो में यार दोस्तों कमेंट करके बताना कैसा लगा ये लेक्चर आपको,
एक्साइटेड रहूंगा आप सभी के कमेंट्स देखने का। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2, लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 6 कहाँ मिलूंगा? सिर्फ और सिर्फ JR कॉलेज पे। SP के बच्चों आपसे भी मिलूंगा मैं कहाँ पे? JR कॉलेज पे। मैं इस लेक्चर को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। 40 मिनट्स का ये शानदार लेक्चर प्यार तरीके से डिलीवर होते हुए। चलो मजे करो।